नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के पास सड़क के किनारे दाहिनी ओर कई मध्यम दर्जे के होटल हैं, जिनमें दूर दराज से जामा मस्जिद देखने आए लोग ठहरते हैं। इन्हीं होटलों में एक है अल दानिश, जिसके मैनेजर सोहेल अहमद है। 19 नवंबर 2016 को वो होटल के रिसेप्शन पर बैठे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी 11:30 बजे एक लड़का एक लड़की के साथ उनके पास आया। दोनों काफी खुश लग रहे थे। लड़के ने साथ आई लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि वो जामा मस्जिद देखने आए हैं, उसे एक दिन के लिए एक कमरा चाहिए। सोहेल ने लड़के का नाम पता पूछकर रजिस्टर में नोट किया। उसके बाद आईडी मांगी तो उसने जेब से अपना आधार कार्ड निकालकर उनके सामने काउंटर पर रख दिया। आधार कार्ड उसी का था। उसका नाम आजम और पता राजीव बस्ती, कैप्टन नगर, पानीपत, हरियाणा था। इसके बाद सोहेल ने सर्विस बॉय मोहम्मद मिनहाज को बुलाकर आजम को कमरा नंबर 203 देखने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद अकेले ही वापस आकर आजम ने कहा कि कमरा उसे पसंद है। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी करके सोहेल ने कमरा नंबर 203 उसके नाम से बुक कर दिया। कमरे का किराया 1200 रुपए जमा करके आजम वापस कमरे में चला गया। सोहेल ने रुपए और आधार कार्ड अपनी दराज में रख लिए। करीब 2 घंटे बाद आजम मैनेजर सोहेल के पास आया और अपना आधार कार्ड मांगते हुए कहा कि उसे उसकी फोटोकॉपी करानी है। सोहेल ने आधार कार्ड दे दिया तो वो तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मोहम्मद मिनहाज किसी काम से कमरा नंबर 203 में गया तो उसने वहां जो देखा उसे देखकर वो सन्न रह गया। मिनहाज भागकर नीचे आया और मैनेजर सोहेल अहमद के पास जाकर बोला, कमरा नंबर 203 के बाथरूम में लड़की का शव पड़ा है। शायद उसके साथ जो आदमी आया था उसने उसे मार दिया है। ये सुनकर सोहेल परेशान हो उठा। उसने तुरंत होटल के मालिक इस्लामुद्दीन के बेटे दानिश को फोन करके सारी बात बताई। दानिश होटल आने के बजाय सीधे थोड़ी दूर स्थित जामा मस्जिद पुलिस चौकी पर पहुंचा और चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम को सारी बात बता दी। चौकी इंचार्ज इनाम चौकी में मौजूद सिपाहियों को लेकर होटल जा पहुंचे। शव का सरसरी तौर पर निरीक्षण करने के बाद उन्होंने हत्याकांड की सूचना थाना जामा मस्जिद के थाना प्रभारी अनिल बेरीवाल को दे दी। सूचना मिलते ही अनिल बेरीवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से ही उन्होंने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी थी। अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान भी सूचना पाकर होटल पहुंच गए थे। थोड़ी देर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम तथा एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। शव का सिर बाथरूम में टॉयलेट पॉट के ऊपर तथा पैर दरवाजे की तरफ थे। गर्दन पर चोट के निशान थे। लगता था हत्या गला दबाकर की गई थी। एफएसएल टीम ने अपना काम निपटा लिया तो अनिल बेरीवाल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल भिजवा दिया। होटल से लौटकर पुलिस टीम ने अपराध संख्या 135/216 पर हत्या के इस मुकदमे को अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर मामले की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान को सौंप दी गई। धन सिंह सांगवान ने होटल के मैनेजर सोहेल अहमद को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने हत्या का शक मृतका के सोहर आजम पर जताया। आजम अपना आधार कार्ड भले ही साथ ले गया था, लेकिन उसमें दर्ज उसका पता मैनेजर ने अपने रजिस्टर में लिख लिया था। उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। आजम का पता धन सिंह को मिल ही गया था। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें एसआई धर्मवीर सिंह, हेड कांस्टेबल नीरज तथा कुछ अन्य लोगों को शामिल किया गया। अगले दिन सुबह 8 बजे वो अपनी टीम के साथ होटल के रजिस्टर में लिखे पते पर पहुंचे तो पता चला कि आजम पहले वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहता था, लेकिन अब वो अपनी अम्मी समीना, अब्बा मोहम्मद के साथ राजीव कॉलोनी के मकान नंबर 1109/10 में रहता है। इसके बाद धन सिंह वहां पहुंचे तो वो घर में सोता हुआ मिल गया। उसे जगाया गया तो दिल्ली पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव भूल गए। पुलिस पहचान के लिए होटल के सर्विस बॉय मिनहाज को साथ लेकर आई थी। आजम को देखते ही उसने कहा, साहब यही आदमी उस औरत के साथ होटल में आया था। मुजरिम के पकड़े जाने से धन सिंह ने राहत की सांस ली। आजम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने मृतका का नाम शबनम बताया। वो कभी उसके पड़ोस में रहने वाली अलादिया की पत्नी थी, लेकिन इस समय वो दिल्ली में रहता था। धन सिंह ने आजम से अलादिया का फोन नंबर लेकर उसे फोन किया
कि उसकी पत्नी दुर्घटना में घायल हो गई है। वो दिल्ली के थाना जामा मस्जिद पहुंच जाए। धन सिंह आजम को लेकर दिल्ली आ गए। वो थाने पहुंचे तो मृतका का शोहर अलादिया उनका इंतजार कर रहा था। उसे जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया तो उसने मृतका के शव की शिनाख्त अपनी पत्नी शबनम के रूप में कर दी। अगले दिन शबनम के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। आजम को अगले दिन 30 हजारी कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आजम ने शबनम का मोबाइल, अपना मोबाइल और शमशान घर की छत पर फेंका गया शबनम का पर्स बरामद करा दिया। पूछताछ में उसने शबनम की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। सोनिया उर्फ शबनम जिला शामली के गांव उड़ाना के रहने वाले राम नरेश की बेटी थी। 2 बेटों पर इकलौती होने की वजह से सोनिया को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिला, जिससे वो स्वच्छंद हो गई। लेकिन उसके कदम बहकते उसके पहले ही राम नरेश ने सन 2009 में उसकी शादी उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले करण के साथ कर दी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब घर गृहस्थी का बोझ सोनिया पर पड़ा तो वो परेशान रहने लगी। करण की आमदनी उतनी नहीं थी जितने उसके खर्चे थे। करण उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता था। सोनिया ने देखा कि करण उसके मन की मुरादें पूरी नहीं कर पा रहा है तो जल्दी ही उसका मन उससे भर गया। करण और सोनिया के बीच मनमुटाव रहने लगा। कोई ना कोई बहाना बनाकर सोनिया अक्सर उससे झगड़ती थी। उसी बीच बस से आने जाने में उसकी मुलाकात बस कंडक्टर अलादिया से हुई। वो गाजियाबाद का रहने वाला था। वो सोनिया की सुंदरता पर मर मिटा। उसे खुश करने के लिए अलादिया उसकी हर मांग पूरी करने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन सोनिया अलादिया के साथ भाग गई। अलादिया सोनिया को लेकर सोनीपत पहुंचा और वहां कैप्टन नगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद अलादिया ने सोनिया के साथ निकाह कर लिया और उसका नाम शबनम रख दिया। सोनिया की इस हरकत से नाराज होकर ससुराल वालों ने ही नहीं, मायके वालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर लिया। सोनिया उर्फ शबनम अलादिया के साथ खुश थी। उसे खुश रखने के लिए अलादिया उसकी हर बात मानता था और उसके सारे नाज नखरे उठाता था। चूंकि अलादिया बस कंडक्टर था, इसलिए वो सुबह घर से निकलता तो देर रात को ही घर वापस आता था। दिन भर शबनम अकेली रहती थी। उसके पड़ोस में आजम भी अकेला ही रहता था। उसके अम्मी अब्बू राजीव कॉलोनी में गंदा नाला के निकट रहते थे। वो शबनम का हम उम्र था। शबनम उसे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाकर वो उससे बातें करने की कोशिश करता रहता था। वो एक कबाड़ी के यहाँ काम करता था, जहां से उसे 9,000 रुपए वेतन मिलता था। चूंकि आजम अकेला ही रहता था, इसलिए सारे पैसे खुद पर खर्च करता था। लेकिन इधर शबनम पर दिल आया तो वो उसके लिए खाने पीने की चीजें ही नहीं, गिफ्ट भी लाने लगा। फिर तो जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। चूंकि अलादिया दिन भर घर से बाहर रहता था, इसलिए आजम को शबनम से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस तरह की बातें कहाँ छिपी रहती हैं। शबनम और आजम के संबंधों की जानकारी अलादिया को हो गई। उसने इस बारे में शबनम से पूछा तो उसने कहा कि कभी कभार आजम उससे मिलने घर आ जाता है, लेकिन उससे उसके संबंध ऐसे नहीं है जिसे गलत कहा जा सके। अलादिया समझ गया कि शबनम आजम से अपने अवैध संबंधों को स्वीकार तो करेगी नहीं, इसलिए उसे दोनों को चोरी छिपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अलादिया काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन काम पर गया नहीं। 3-4 घंटे इधर उधर समय गुजारकर वो दोपहर को अचानक घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने शबनम को आवाज लगाई तो थोड़ी देर में शबनम ने दरवाजा खोला। उस समय उसके कपड़े तो अस्त व्यस्त थे ही, चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। शबनम की हालत देखकर अलादिया को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा था। वो उसी बारे में सोच रहा था कि अंदर से सिर झुकाए आजम निकला। अलादिया ने उसे रोककर खूब खरी खोटी सुनाई और अपने घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। कुछ कहे बगैर आजम चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अलादिया ने शबनम की जमकर खबर ली। शबनम ने माफी मांगते हुए फिर कभी आजम से ना मिलने की कसम खाई। इसके बाद तो कुछ दिनों तक शबनम आजम से दूरी बनाए रही, लेकिन जब उसने देखा कि अलादिया को उस पर विश्वास हो गया है तो वो फिर लोगों की नजरें बचाकर आजम से घर से बाहर मिलने लगी। आजम शबनम को फोन करके कहीं बाहर बुला लेता और वही दोनों तन की प्यास बुझाकर घर वापस लौट आते। शबनम को खुश करने के लिए आजम उसकी हर मांग पूरी करता था। आजम और शबनम भले ही चोरी छिपे घर से बाहर मिलते थे, लेकिन अलादिया को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर अलादिया शबनम के साथ पानीपत छोड़कर दिल्ली आ गया और बदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा।
उसका सोचना था कि इतनी दूर आकर शबनम और आजम का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके बीच संबंध उसी तरह बने रहे। मोबाइल द्वारा दोनों के बीच बातचीत होती ही रहती थी। मौका मिलते ही शबनम आजम को फोन कर देती थी और जहां दोनों को मिलना होता था आजम वहां आ जाता था। इसके बाद किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिल लेते थे। शबनम जब भी आजम से मिलने आती थी वो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता था, उसे नकद रुपए भी देता था। 19 नवंबर को शबनम ने फोन करके आजम को दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे पर बुलाया। आजम पानीपत से चलकर करीब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो शबनम उसे वहां इंतजार करती मिली। वहां से दोनों जामा मस्जिद के पास स्थित होटल अल दानिश पहुंचे और मौज मस्ती के लिए किराए पर कमरा ले लिया। पहले दोनों ने जी भरकर मौज मस्ती की, उसके बाद दोनों बातें करने लगे। शबनम ने आजम से 10,000 रुपए मांगे। आजम ने कहा कि इस समय उसके पास इतने रुपए नहीं है, तो शबनम को गुस्सा आ गया और उसने आव देखा ना ताव एक करारा थप्पड़ आजम के गाल पर जड़ दिया। शबनम के हाथ से थप्पड़ खाकर आजम को भी गुस्सा आ गया। शबनम की इस हरकत का बदला लेने के लिए आगे पीछे की सोचे बगैर आजम कूदकर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से गला पकड़कर दबा दिया। पल भर में ही शबनम ने दम तोड़ दिया। शबनम की हत्या करने के बाद आजम ने शव को उठाया और उसे बाथरूम की फर्श पर लिटाकर उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां बैठे होटल के मैनेजर सोहेल अहमद से अपना आधार कार्ड फोटो स्टेट कराने के बहाने लेकर वो फरार हो गया। बस अड्डे से उसने पानीपत जाने वाली बस पकड़ी और अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसने शबनम का खाली पर्स कॉलोनी में बने शमशान घर की छत पर फेंक दिया। शबनम के मोबाइल फोन से उसका सिम निकालकर बाहर फेंक दिया और मोबाइल फोन अपने पर्स पर रख लिया। उसने सोचा कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन घटना के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 23 नवंबर को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।